तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। सायंकालीन सभा में अपनी चर्चा चल रही है अधोलोक के बारे में। अधोलोक में चर्चा करते हुए हमने नरक का वर्णन प्रारंभ किया था और नरक का वर्णन प्रारंभ करते हुए 7 पृथ्वियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और इन 7 पृथ्वियों में होने वाले नरकों की और बिलों की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे तक अपनी चर्चा हो चुकी है। आज हमें आगे 5वां, 6ठा और 7वां नरक या नरकों के बिल, उनके बारे में आज चर्चा करनी है। वैसे अभी तक अलग अलग पृथ्वियों में होने वाले पटलों के बारे में चर्चा करते हुए हम देख रहे थे कि पटल, पहली पृथ्वी में 11 पटल है, दूसरी पृथ्वी में, पहली पृथ्वी में 13 पटल है, दूसरी पृथ्वी में 11 है, तीसरे में 9, चौथे में 7 पटल है। इन सब पटलों में 3 प्रकार के बिल होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और भी हम कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं वो 5वें नरक और 5वें पृथ्वी में होने वाले नरक और उनके बिलों के बारे में। चलो अभी उसकी चर्चा करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यह 5वें नरक का सामान्य स्वरूप आपके सामने है। ये 5वां नरक, 5वें नरक की हाइट 20,000 योजन है। इसमें से ऊपर से 1,000 योजन छोड़ना है, नीचे से 1,000 योजन छोड़ना है, बीच में 18,000 योजन जो इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई में 1 राजू, ऊंचाई में 18,000 योजन। इतने भाग में इस 5वें नरक के बिल हमें प्राप्त होते हैं और इसी भाग में पटल भी प्राप्त होते हैं। चौथे पृथ्वी में 7 पटल थे, अब ये 5वीं पृथ्वी में 5 पटल होते हैं। मैंने कल भी बताया था कि जैसे जैसे आगे की पृथ्वियों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे 2-2 पटल कम होते जाते हैं। इसी प्रकार से क्रम प्राप्त 5वीं पृथ्वी में 5 पटल प्राप्त होते हैं। इन 5 पटलों में कुल मिला के 30,000 दशक शतक 1010 3 लाख कुल मिला के बिल पाए जाते हैं। अब ये 3 लाख बिल श्रेणीबद्ध भी है, प्रकीर्णक भी है और इंद्रक भी है। सभी की कुल मिला के संख्या 3 लाख इतनी हो जाती है। तो इन 5 पटलों में कुल मिला के 3 लाख बिल पाए जाते हैं। इन 3 लाख बिलों में 60,000 बिल संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं और 2,40,000 योजन बिल योजन ने 2,40,000 संख्या इतने बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। क्योंकि 1/5 भाग संख्यात योजन विस्तार वालों का होता है और 4/5 भाग यह असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का होता है। इस प्रकार से 5वीं पृथ्वी में 5 पटलों में संख्यात योजन विस्तार वाले
और असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों की चर्चा इस प्रकार से। अब इसमें 5 पटल होने के कारण 5 इंद्रक बिल तो पक्के पाए जाएंगे। श्रेणीबद्ध बिलों की चर्चा करें तो 260 श्रेणीबद्ध बिल इस 5वीं पृथ्वी में पाए जाते हैं। और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा करें तो 2,99,735 इतने प्रकीर्णक बिल इस 5वीं पृथ्वी के 5 पटलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रक बिल, 260 श्रेणीबद्ध बिल और 2,99,735 इस प्रकार से 3 लाख बिल इस 5वीं पृथ्वी में 5 पटलों में पाए जाते हैं। अब इस प्रकार से 5 पटलों में पाए जाने के बाद इन 5 पटलों में पहला पटल और 5वें पटल की हम यहां पर व्यवस्था या तुलना देखेंगे। पहले पटल में मतलब 5वीं पृथ्वी और 5वीं पृथ्वी का पहला पटल, इस पहले पटल में इंद्रक बिल 1 पाया जाता है। श्रेणीबद्ध बिल देखें तो 9 बिल पाए जाते हैं। विदिशा में श्रेणीबद्ध बिल 8 बिल पाए जाते हैं। और वही 5वें पटल के बारे में देखें तो 5वें पटल में भी सेंटर में एक इंद्रक बिल पाया जाता है। 5 दिशागत श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं और विदिशागत 4 श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं। देखना, इन सब की अपन चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, पहली पृथ्वी के पहले पटल में दिशागत श्रेणीबद्ध बिल 49 थे और 5वें नरक तक पहुंचते पहुंचते अंतिम पटल में 5 बिल बच गए, क्योंकि हर पटल में एक एक बिल कम होता गया। तो दिशागत श्रेणीबद्ध बिल भी 1 कम हो गया, विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल भी 1 कम हो गया। इस प्रकार से 5वीं पृथ्वी में यदि अपन चर्चा करें तो दिशागत श्रेणीबद्ध सिर्फ 5 बिल बच जाते हैं और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिलों को देखें तो मात्र 4 बिल बचते हैं। कहा 48 बिल थे, कम होते 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 4 बिल ही बचे हैं। उसके बाद इन पटलों में हमने देखा था कि सेंटर में एक इंद्रक बिल है। तो इस पृथ्वी में जितने भी पटल हैं उन पटलों में होने वाले इंद्रक बिल की ऊंचाई 3 कोस इतनी होती है। प्रथम पृथ्वी में 1 कोस थी, इस पृथ्वी में 5वीं पृथ्वी में 3 कोस हो गई। देखना, अभी अपन बाद में उसकी तुलना भी करने वाले हैं कि इंद्रक बिलों की चर्चा करेंगे तो पहली पृथ्वी के पहले पटल में होने वाला इंद्रक बिल सबसे बड़ा चौड़ाई में होता है और ऊंचाई में सबसे कम होता है। और आगे के पटलों में होने वाले इंद्रक बिलों की चर्चा करें तो क्रम प्राप्त आगे के बिल हाइट में मतलब लंबाई में कम कम होते गए थे। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई कि किसी ने कुछ कहा नहीं? भाई साहब दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने चर्चा की वो इस प्रकार से चर्चा की थी कि ये पटल था, पहला पटल इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, दिशागत श्रेणीबद्ध बिल और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल। ये पहला पटल हुआ और ये 5वां पटल हुआ। 5वें पटल में श्रेणीबद्ध बिल सिर्फ 5 बचे थे
और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल सिर्फ 4 बचे थे। ऐसे 49 बिलों से 5वें बिल तक, 5वें पृथ्वी तक यदि हम पहुंचे तो 5वीं पृथ्वी के 5वें पटल में सिर्फ 5 और 4 बिल बचते। तो ऐसे बिलों की संख्या तो कम कम होती गई, लेकिन उसकी हाइट और चौड़ाई के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो देखिए, इस 5वीं पृथ्वी के इंद्रक बिलों की चर्चा करें तो इंद्रक बिल हाइट में, ऊंचाई में 3 कोस इतना ऊंचा है और चौड़ाई में अभी इसके बाद अपन चर्चा करने ही वाले हैं। लेकिन एक समझने की बात मैं जो यहां पर बताने जा रहा था कि पहली पृथ्वी के पहले पटल में जो इंद्रक बिल है उसकी चौड़ाई या लंबाई कहो 45 लाख योजन थी और घटते 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 इस 5वें पटल में, अंतिम पटल में होने वाले इंद्रक बिल की हाइट कम होती गई। वो कितनी है मैं आपको अभी बताऊंगा। चौड़ाई और हाइट के बारे में देखें तो पहली पृथ्वी के पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल की ऊंचाई 1 कोस थी और 5वें पृथ्वी के अंतिम 5वें पटल में, 5वें पटल में कहो या पहले पटल में कहो, इंद्रक बिल की ऊंचाई 3 कोस। तो बिलों की ऊंचाई तो बढ़ रही है लेकिन चौड़ाई घट रही है। आया समझ में? और इन पटलों में होने वाले इंद्रक बिल तो छोड़ दो, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा करें तो पहले पटलों में प्रकीर्णक बिल और श्रेणीबद्ध बिल बहुत ज्यादा थे और जैसे जैसे आगे के नरकों में जा रहे हैं पटलों की संख्या भी घट रही है, श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या भी घट रही है और प्रकीर्णक बिलों की संख्या भी घट रही है। इस प्रकार से हाइट में तो बढ़ रहे हैं, चौड़ाई में भी घट रहे हैं और संख्या में घट रहे हैं। आया समझ में? इस प्रकार से 5वीं पृथ्वी में होने वाले इंद्रक बिल की हाइट 3 कोस थी। श्रेणीबद्ध बिलों की हाइट देखें तो 4 कोस इतनी ऊंचाई पाई जाती है और प्रकीर्णक बिलों की हाइट देखें तो 7 कोस इतनी ऊंचाई पाई जाती है। इस प्रकार से पंचम पृथ्वी में श्रेणीबद्ध बिल, प्रकीर्णक बिल और इंद्रक बिलों की हाइट 3, 4 और 7 कोस इतनी ऊंचाई वाले बिल यहां पर पाए जाते हैं और ये बिल संख्या में अपने आप कम रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रकीर्णक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और इंद्रक बिलों की हाइट की चर्चा अभी आपने की। अब देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है यह इस पटल में होने वाला इंद्रक बिल है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले पटल में इस इंद्रक बिल की चौड़ाई 45 लाख योजन थी और इस इंद्रक बिल की चौड़ाई 8,33,333 1/3 योजन इतनी हो गई। जहां कहा 45 लाख योजन और कहा 8,33,333 इतनी। इस प्रकार से इंद्रक बिलों की चौड़ाई घटती गई लेकिन मोटाई बढ़ती गई। पहले इंद्रक बिल की मोटाई 1 कोस थी और इस इंद्रक बिल की मोटाई 3 कोस हो गई। आया समझ में? इस प्रकार से इस इंद्रक बिल की चौड़ाई कम हो गई लेकिन मोटाई बढ़ गई। ऐसे ही श्रेणीबद्ध बिलों में भी ले लेना, इनकी संख्या भी घट गई लेकिन इनकी मोटाई बढ़ गई। इस प्रकार से यह श्रेणीबद्ध बिल और इंद्रक बिलों की चर्चा यहां पर आती है। पहले पटल में होने वाले, 5वें पृथ्वी के पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल की चौड़ाई अभी अपने देखी करीब करीब 8 लाख थी और
पांचवें पटल में ये जब पहुंचते हैं तो उसमें होने वाले इंद्रक बिल की चौड़ाई 4,66,666 2/3 योजन इतनी इसकी चौड़ाई हो जाती है। ऐसी पांचवें पृथ्वी के पांचवें 5 पटलों में पहले पटल में करीब करीब 8 लाख थी, तो अंतिम पटल में 4 लाख तक चौड़ाई इंद्रक बिल की हो जाती। अब इसमें प्रकीर्णक बिलों की चौड़ाई घटती बढ़ती नहीं, वो तो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, ये मात्र संख्यात योजन विस्तार वाले थे। और श्रेणीबद्ध बिलों की भी चौड़ाई मोटा घटती नहीं, क्योंकि वो भी असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सिर्फ फर्क कहां पड़ता है, श्रेणीबद्ध बिलों की हाइट में फर्क पड़ता है। इस प्रकार से हाइट कम ज्यादा होती है, चौड़ाई वैसे की वैसी रहती है। इस प्रकार से पांचवी पृथ्वी की चर्चा यहां पर हमने की। अब छठी पृथ्वी की चर्चा अभी अपन यहां पर करते हैं। छठी पृथ्वी में 3 पटल पाए जाते हैं। छठी पृथ्वी की ऊंचाई 16,000 योजन इतनी है। इसमें से एक राजू त्रस नाड़ी में ही पटल और पटलों के अंतर्गत बिल पाए जाते हैं। दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हाँ देखिए, तो ये आपके सामने है 16,000 ऊंचा यह छठे पृथ्वी का नरक। इस छठे पृथ्वी की हाइट 16,000 योजन है और एक राजू त्रस नाड़ी में पटल पाए जाते हैं। इस छठी पृथ्वी में 3 पटल पाए जाते हैं। इसमें से 16,000 में से ऊपर 1,000 छोड़ दो, नीचे 1,000 छोड़ दो, तो बीच में 14,000 ऊंचाई में 3 पटल पाए जाते हैं। अर्थात जब 3 पटल पाए जा रहे तो इंद्रक बिल भी 3 ही होंगे। अब श्रेणीबद्ध बिलों की चर्चा करें तो श्रेणीबद्ध बिल 60 होते हैं और प्रकीर्णक बिल 99,932 होते हैं। इस प्रकार से यह इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों की संख्या का विस्तार है। और इन 3 बिलों का जोड़ करें तो छठी पृथ्वी में 99,995 ऐसे कुल मिला के बिलों की संख्या पाई जाती। ठीक है, इस प्रकार से इस छठी पृथ्वी में 99,995 कुल मिला के बिल है। उसमें 3 इंद्रक बिल, 60 श्रेणीबद्ध बिल और 99,932 इंद्रक बिल प्रकीर्णक बिल पाए जाते हैं। ये इनकी संख्या हुई। अब देखो, इसमें जो पटल पाए जाते हैं, उन पटल 3 पटल पाए जाते हैं, अपने देखा था। उसमें से पहले पटल की चर्चा करें तो पहले पटल में बीच में इंद्रक बिल होता है। दिशागत श्रेणीबद्ध, विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं। दिशागत श्रेणीबद्ध बिलों में 4 बिल होते हैं, विदिशागत श्रेणीबद्ध बिलों में 3 बिल पाए जाते हैं। ये हुआ पहले पटल का प्रमाण। और छठे पृथ्वी के तीसरे पटल की चर्चा करें तो तीसरे पटल में 1 इंद्रक बिल, 2 दिशागत श्रेणीबद्ध बिल और 1 विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल। इस प्रकार से 49 और 48 श्रेणीबद्ध बिलों में से घटते घटते छठी पृथ्वी के अंत पटल तक विदिशागत सिर्फ 1 बिल बचता है और दिशागत श्रेणीबद्ध 2 ही बिल बचते हैं। इस प्रकार से छठी पृथ्वी में यह श्रेणीबद्ध बिल, इंद्रक बिल और प्रकीर्णक बिलों की संख्या भी हमने देखी। 99,000 के करीब
प्रकीर्णक बिल इसमें पाए जाते हैं। ऐसे छठी पृथ्वी में भी बिलों का प्रमाण घटता हुआ देखा जाता है। अब इस प्रकार से यह इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा या विस्तार उनका देखा था। अब इसमें आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह है उन पटलों में होने वाले इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल। देखिए सेंटर में दिखाई दे रहा है वह इंद्रक बिल है। इस इंद्रक बिल की चौड़ाई 3,75,000 योजन इतनी है। ये पहले पटल के इंद्रक बिल का विस्तार है और तीसरे पटल के इंद्रक बिल का विस्तार 1,91,666 2/3 योजन, इतना विस्तार इस छठी पृथ्वी के इंद्रक बिल का पाया जाता है। और श्रेणीबद्ध बिलों की चर्चा यदि अपन करें तो मैंने कहा था पहले पटल में तो 4 दिखाई देते हैं, आगे अंतिम पटल में सिर्फ 2 ही श्रेणीबद्ध बिल होते हैं और एक विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल पाया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो छठी पृथ्वी तक का विस्तार इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 7वीं पृथ्वी का, 7वीं पृथ्वी की ओर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो आज बड़े स्पीड में गाड़ी चल रही है। मैंने कहा कि यह सब आगे क्रम में सिर्फ संख्या का और ऊंचाई चौड़ाई का ही विस्तार फर्क पड़ता है, बाकी तो सब वैसा का वैसा हमें दिखाई देता है। ये देखिए, ये है अंतिम नरक और उसकी अंतिम पृथ्वी जिसकी ऊंचाई है 8,000 योजन। अब देखना एक विशेष बात इसमें यह है कि 7 पृथ्वियों में होने वाले पटलों में हर बार अपन 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे यह प्रमाण छोड़ के बीच में पटलों की संख्या देखते थे, लेकिन 7वीं पृथ्वी में ऐसा है नहीं। क्योंकि 7वीं पृथ्वी में मात्र एक पटल पाया जाता, इसीलिए इस 7वीं पृथ्वी के 8,000 योजन विस्तार में सेंटर में मात्र एक पटल पाया जाता है। इस प्रकार से 7वीं पृथ्वी में बिल्कुल ऊपर से 4,000 योजन छोड़ दो तो वह एक पटल पाया जाता है। इस प्रकार से एक पटल, तो एक पटल में मात्र एक इंद्रक बिल होता है। और इसके पहले अपन ने देखा था कि छठी पृथ्वी के अंतिम पटल में श्रेणीबद्ध दिशागत श्रेणीबद्ध बिल थे, वे 2 थे, 2 में से एक कम हो गए, तो यह 7वीं पृथ्वी में दिशागत मात्र एक बिल रहता है। तो एक इंद्रक बिल और 4 दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल, ऐसे कुल मिला के 7वीं पृथ्वी में एक पटल में 5 बिल पाए जाते हैं, उसमें एक इंद्रक बिल और 4 श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं। इस प्रकार से 7वीं पृथ्वी में होने वाला एक ही इंद्रक बिल, देखिए यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सेंटर में एक इंद्रक बिल है, सेंटर में एक इंद्रक बिल है और 4 दिशागत मात्र 4 श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते। बाकी विदिशाओं में और प्रकीर्णक बिल इस पटल में होते नहीं, वे सभी के सभी क्रमशः कम होते हुए
सातवें पृथ्वी के एक पटल में मात्र 5 ही बिल पाए जाते हैं। अब इसकी तुलना अपन स्वर्गों के साथ करें तो स्वर्ग में सबसे अंतिम सर्वार्थ सिद्धि वाला जो स्वर्ग है, वहां पर जो 5 अनुत्तर कहे जाते हैं, नरक में सबसे अंतिम पटल में मात्र 5 बिल पाए जाते हैं, और स्वर्ग में भी अनुत्तर सबसे ऊपर वैमानिक देवों में सबसे ऊपर वाला जो देव का विमान होते हैं, उन देवों के विमान भी 5 ही पाए जाते हैं। उसमें भी ऐसा ही है, एक इंद्रक विमान होता है और 4 श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। ऐसे 5 विमान वह 5 ग्रहवेकों में होते हैं। उसी प्रकार के सातवीं पृथ्वी के एक पटल में दिशागत एक इंद्रक बिल दिशागत नहीं, एक इंद्रक बिल और दिशागत 5 श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते। इस प्रकार से, और देखो यहां पर अपन देखें तो एक इंद्रक बिल है, मतलब संख्यात योजन विस्तार वाला मात्र एक बिल पाया जाता है, और असंख्यात योजन विस्तार वाले मात्र 4 बिल पाए जाते हैं। इस प्रकार से सातवीं पृथ्वी की चर्चा यदि करें तो सातवीं पृथ्वी में इन नरकों के पटलों के माध्यम से इनकी चर्चा हम देख रहे थे। इस प्रकार से 7 पृथ्वियों में 49 पटलों में, ध्यान देना अभी वो क्रमशः मैं आपको बता रहा हूं, 7 पृथ्वियों में 49 पटलों में कुल मिला के 84 लाख इतने नारकियों के बिल पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार से 7 पृथ्वियों में होने वाले नरकों की चर्चा अभी अपन ने यहां पर देखी। अब यहां पर जो अपन कल देख रहे थे उनकी थोड़ी सी चर्चा यहां पर करें। देखिए, यह अधोलोक, अधोलोक में ये 7 नरक, 7 पृथ्वियां, इन 7 पृथ्वियों में हमने पहले सिर्फ चर्चा की थी, वह 2 पृथ्वियों की मात्र चर्चा की थी। इसमें अपने देखा था पहली पृथ्वी में होने वाले नारकी, इनकी आयु 10,000 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 1 सागरोपम। आया समझ में? तो मिनिमम 10,000 वर्ष यह पहली पृथ्वी में होने वाले जीवों की आयु पाई जाती है, और 13 पटलों में अधिक से अधिक देखा जाए तो सागरोपम आयु पाई जाती, और बीच के पटलों में आप क्रमशः देखोगे तो इससे बढ़ती हुई उनकी आयु देखी जाती है। ऐसे ये पहली पृथ्वी की देखी थी। दूसरी पृथ्वी की देखो, दूसरी पृथ्वी में मिनिमम 1 सागर इतनी आयु पाई जाती है, और मैक्सिमम 3 सागर इतनी आयु पाई जाती है। अब 1 सागर से लेके 3 सागर तक बढ़ती हुई आयु पटल की अपेक्षा इन नरकों में पाई जाती है। तीसरी पृथ्वी की चर्चा करें तो मिनिमम 3 सागर इतनी आयु होती है, और मैक्सिमम 7 सागर इतनी आयु होती है। अगले नरक के पृथ्वी में देखें तो कम से कम 7 सागर और अधिक से अधिक 10 सागर इतनी आयु इस पृथ्वी में पाई जाती है। आगे देखो, आगे की पृथ्वी में कम से कम 10 सागर, अधिक से अधिक 17 सागर इतनी आयु पाई जाती है। ये पूरी पृथ्वी की चर्चा कर रहा हूं, मतलब इसमें होने वाले पूरे पटलों की चर्चा कर रहे हैं। आया समझ में? उसके बाद छठे पृथ्वी में 17 सागर मिनिमम आयु
और मैक्सिमम 22 सागर इतनी यहाँ के नारकियों की आयु होती है। और सबसे अंतिम नरक, 7वां नरक, उसमें मिनिमम 22 सागर इतनी आयु पाई जाती है और मैक्सिमम 33 सागर इतनी आयु पाई जाती। इस प्रकार से पहली पृथ्वी से लेके 7वीं पृथ्वी तक होने वाले बिलों में नारकी जीवों की आयु हमने यहां पर देखी। इनके अवधि ज्ञान का विस्तार देखे। पहली पृथ्वी में 4 कोस, दूसरी पृथ्वी में 3 कोस, 3.5 कोस, तीसरी पृथ्वी में 3 कोस, चौथी में 2.5 कोस, 5वीं में 2 कोस, छठी में 1.5 कोस और 7वीं में 1 कोस। इतने क्षेत्र की ही अवधि ज्ञान की मर्यादा यहाँ के जीवों की होती है। इससे अधिक मर्यादा नहीं, मतलब इसके बाहर होने वाले उस क्षेत्र के वस्तुओं को अवधि ज्ञान के द्वारा यहाँ का जीव नहीं जान सकता। आया समझ में? इस प्रकार से अब यहाँ के जीवों की हाइट की चर्चा करें तो पहली पृथ्वी में मिनिमम 3 हाथ इतनी हाइट होती है और मैक्सिमम 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल इतनी होती है। ये पहले पृथ्वी की चर्चा है। दूसरे पृथ्वी की चर्चा करें तो 8 धनुष, 2 हाथ, 2 1/15 अंगुल इतनी कम से कम यहाँ के जीवों की हाइट होती, ऊंचाई होती। और अधिक से अधिक 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल इतनी होती है। तीसरी पृथ्वी की चर्चा करें तो 17 धनुष, 1 हाथ, 10 22/3 अंगुल इतनी कम से कम हाइट और अधिक से अधिक 31 धनुष, 1 हाथ इतनी आयु होती है। चौथे की चर्चा करें तो कम से कम 35 धनुष, 2 हाथ, 20 4/7 अंगुल ये कम से कम ऊंचाई और अधिक से अधिक 62 धनुष, 2 हाथ इतनी ऊंचाई होती। 5वें नरक की चर्चा करें तो कम से कम 75 धनुष, अधिक से अधिक 125 धनुष इतनी ऊंचाई इसमें पाई जाती। छठे नरक की चर्चा करें तो 166 धनुष, 2 हाथ इतनी कम से कम 166 धनुष, 2 हाथ, 16 अंगुल इतनी कम से कम ऊंचाई पाई जाती है और अधिक से अधिक 250 धनुष इतनी ऊंचाई पाई जाती। और देखिए 7वीं पृथ्वी में कम से कम और अधिक से अधिक 500 धनुष इतनी ऊंचाई पाई जाती। इस प्रकार से 7 पृथ्वियों में होने वाले नरकों में जन्म लेने वाले नारकियों की हाइट पाई जाती। तो देखना नरकों की ऊंचाई तो कम होती गई लेकिन वहां के जीवों की ऊंचाई बढ़ती गई। आया समझ में? इस प्रकार से क्षेत्रगत पृथ्वियां घटती गई और जीवगत ऊंचाई बढ़ती गई। ऐसे 7 पृथ्वियों में होने वाले नारकी जीवों की आयु, उनकी अवधि ज्ञान की मर्यादा और उनकी ऊंचाई के बारे में हमने यहां पर चर्चा की। इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियों के नारकी जीवों का विस्तार हमने यहां पर देखा। लगता है आज तो सिर्फ थ्योरी का ही पीरियड था। शुरुआत से लेके अभी तक कंटिन्यू इस नरक में इतना, इस नरक में इतना, यह थ्योरी ही हमने देखी। इस थ्योरी को सुनते सुनते आप सोच रहे होंगे अरे आज तो ये क्लास कुछ थ्योरी रूप ही हुई। लेकिन देखिए ये क्रमशः घटने और बढ़ने वाले विस्तार की चर्चा थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। अब चर्चा कर रहे हैं 2-5 मिनट के लिए विशेष बात की। और अभी बता दूं कि कल बहुत बढ़िया विषय चलेगा
जो कि इस नरक के स्वरूप के बारे में अंतिम क्लास रहेगी। और इस अंतिम क्लास में मैं बीच में इसलिए बता रहा हूं कि आप एक बार अपना माइंड सेट कर लेना। कल इनके उपपाद स्थानों की चर्चा करेंगे जहां पे जीव जन्मते हैं, वे उपपाद स्थान कैसे होते हैं। दूसरा, नरक में किस कारण से जाया जाता है और नरक में से निकला हुआ जीव कहां कहां जा सकता है। इन सब का आवागमन, उस क्षेत्र में कितने काल में जीवों की उत्पत्ति होती है, बहुत बढ़िया चर्चा है। और वहां से निकला हुआ जीव कहां कहां जा सकता है और नरक में जाने का कारण भी क्या है, इन सब की चर्चा अपन कल करने वाले हैं। इस प्रकार से कल की क्लास रहेगी। आज मैं अभी सामान्य रूप से यह बताना चाहता था कि इस नरक में जो उपपाद स्थान है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं होता, बल्कि ऊपर आकाश में होता है। वहां पे उस उपपाद स्थान में नारकी जीव जन्मता है, वहां का दरवाजा खुलता है और नारकी जीव सीधा पृथ्वी के ऊपर गिरता है। पृथ्वी के ऊपर तलवार, बाण जैसे नुकीले वस्तु होती है, जिसके ऊपर यह जीव गिरता है और बहुत ऊंचा उछलता है और फिर दोबारा उसी पे गिरता है। ऐसे यह नारकी जीव नरक में जैसे ही जन्म लेता है, तभी से उसके दुख की शुरुआत शुरू हो जाती है। गिरता भी है, अपन जन्मते हैं तो बढ़िया आराम से सीधे आड़े होके जन्मते हैं, वहां पे अपने को कोई दुख महसूस नहीं होता। लेकिन नारकी जीव ऊपर से सीधा नीचे गिरते हैं, नुकीले वस्तुओं के ऊपर गिरते हैं, फिर उछलते हैं, फिर गिरते हैं। इस प्रकार से उनके दुखों की शुरुआत होती। वहां पर भूमि भी उष्ण होती है, खाने के लिए भी अति दुर्गंधमय मिट्टी मिलती है और वो भी बहुत अल्प मात्रा में मिलती है। वहां पे जब जीव गिरता है तो वो तो नया नारकी हुआ, लेकिन पहले नारकी गिरने के बाद भी उसको परेशान करना शुरू करते हैं। बातों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा मार काट शुरू हो जाती है। इस प्रकार से नारकी जीव शुरुआत से ही नरक में दुखों का वेदन करता है। उष्णता से भयभीत होके नदी में कूदता है तो नदी भी क्षार युक्त उष्ण होती है, तो वहां भी उष्णता का ही वेदन होता है। वहां से निकलता है, थोड़ा आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे जाके बैठता है तो वृक्षों के पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं, वे भी तलवार के समान होते हैं, जिसके कारण छेदन भेदन होता है। वहां से उठ के गुफा में जाने की कोशिश करता है तो गुफा में भी अलग अलग यंत्रों के द्वारा दुख का ही वेदन करना पड़ता है। ऐसे कई प्रकार का दुख इस त्रिलोकसार और तिलोय पन्नति में विस्तार से बताया गया है। ऐसे दुखों को इन 7 पृथ्वियों में होने वाले नरकों के बिलों में नारकी जीव निरंतर भोगते रहते हैं। और उसमें जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह अति क्लेशित हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के मार्ग बताए गए। वो क्या है, उनकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। आज तो इतना समझते हैं कि यहां पर इन नरकों में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके इन दुखों के वेदन को कम करने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अर्थात इन पृथ्वियों में भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। जो जीव इन पृथ्वियों में भी अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करके स्थिरता करता है, वह इतनी परेशानियों में भी अपनी आत्मा की शांत स्वरूपता का वेदन करके सम्यक्त्व को प्रकट करता है और उन दुखों को भोगने का प्रमाण, दुखों को भोगते हुए वेदने का प्रमाण अपने आप कम हो जाता।
जब शरीर में एकत्व होता है तो वेदन बहुत दुखदाई महसूस होता है, लेकिन जब शरीर का एकत्व टूटता है तो अपने आप ही वह वेदन कम महसूस होता है। और कम महसूस क्यों होता है? क्योंकि विकल्प उस शरीर की ओर नहीं रहते हुए अपने आत्म स्वरूप की ओर रहता है। इस प्रकार से इन सातों पृथ्वियों में यह जीव अनंत दुखों में रहते हुए भी अपने स्वरूप को जान के अनंत सुख का वेदन कर सकता है। और जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानते वे इन पृथ्वियों में भी अनंत दुखों का वेदन करते हैं। ऐसे इन 7 पृथ्वियों का विस्तार यहां पर हमने देखा। अभी कल हम बहुत बढ़िया प्रकरण लेने वाले हैं। ये जो आपने थ्योरी देखी ना, ये थ्योरी नहीं, अभी कल हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल में नारकियों की व्यवस्था कैसी है, नरकों में क्यों जाया जाता है, और यदि हम नरकों में नहीं जाना चाहते तो फिर हम उसका उपाय क्या करें। नरकों से निकलने वाला जीव कहां पे पहुंचता है, नरकों में भी दुखों से छूटने का सम्यक्त्व का मार्ग क्या है। इस प्रकार से कई प्रश्नों के सवाल हमें कल मिलेंगे और बहुत बढ़िया है, समझने योग्य है। और मैं यह कहता हूं, अपनी ये जो 5, 6, 7 दिन तक जो क्लास चली नरकों के बारे में, उसका पूरा का पूरा सार कल हम देखने वाले हैं कि इन नरकों को हमने इतना बारीकाई से समझा, इन बारीकियों को समझा, लेकिन उसका फल क्या है, उसका उपयोग क्या है, यह सब फलश्रुति हम कल समझने वाले हैं। अभी अपना समय हुआ, आगे की संगोष्ठी का भी समय हो चुका है। आज हम यहीं रुकते हैं। आज भी प्रश्नोत्तर रहेंगे, लेकिन कल इन नरक के बारे में जितने भी प्रश्नोत्तर है आप लिख के रखना। उन सब का जितना मेरे को ज्ञान है उस अपेक्षा से अपन चर्चा करेंगे और बाकी का भी विस्तार देखेंगे। आज के लिए अपन यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।